हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं 100 सवाल लेकर आया हूं जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या पीसीएस हो, जहां कहीं भी स्टैटिक जीके से संबंधित सवाल 100 सवाल लेकर, प्रीवियस ईयर सवाल, बहुत ही शानदार शानदार सवाल लेकर आया हूँ। एकदम रिवाइज सवाल, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू के रूप में 100 सवाल लेकर आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा और जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाने की कतई संभावना है। तो पहला सवाल है, हम लोग शुरुआत करते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो याद रखना, दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करता थे। 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाले सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी? तो याद रखना, मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी सवाल लेकर, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एग्जाम में घुमा फिरा के यही सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? तो याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहरी जीवन, नगरीय व्यवस्था जो है, यही सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता व्यवस्थित थी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखना, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, पहला उपदेश किस जगह से दिया था? तो याद रखना, सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी सवाल एकदम रट लीजिएगा, हर एग्जाम में एकदम 100% छपड़ेगी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ, पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कनिष्क के शासनकाल में किसका आयोजन हुआ था? कौन सा आयोजन? तो याद रखना, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ, फोर्थ नंबर के जो बौद्ध संगति है, अंतिम बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित? देख रहे सवाल एकदम बेसिक सवाल। गौतम बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? तो याद रखना, शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाक्य वंश से संबंधित है। अगला सवाल है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहुत ही शानदार सवाल। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। ऑप्शन नंबर सॉरी ए हो जाएगा, राजगृह। नेक्स्ट है कि सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? तो याद रखना, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय जो है, भारत में आक्रमण किया उस समय शासन घनानंद का था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा किया गया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीति के बारे में लिखा गया है अर्थशास्त्र नामक बुक में, जिसका रचना चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? बहुत ही शानदार सवाल। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना, कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 261 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन है? तो याद रखना है, 13वें शिलालेख में, अशोक के शिलालेख जो कलिंग युद्ध हुआ उसमें 13वें शिलालेख में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीवीआई सवाल है।
नेक्स्ट वाला कि भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया? बहुत ही शानदार सवाल। भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो याद रखना है कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? बहुत ही शानदार सवाल। भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वह किसके शासनकाल के द्वारा चलाई गई थी? याद रखना भारतीय यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है आधुनिक क्षेत्र के तमिलनाडु से संबंधित है। याद रखना है संगम युग तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदीकारम व मणि मेखलाई का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखना है यह हिंदू धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया सवाल। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? नवरत्न कहाँ रहते थे? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 जो है कार्यभार संभालने वाले प्रमुख आदमी रहते थे, उसी को नवरत्न कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट वाले कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य है? बहुत ही शानदार सवाल। विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय इसी का नाम विक्रमादित्य है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट वाला कि समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह रखना प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट वाला इनमें से कौन सी रचना कालिदास ने नहीं किया है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना मृच कटिकम यह जो है कालिदास के द्वारा नहीं किया गया है। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत ये सारे कालिदास के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो यह रखना पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचयिता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो यह रखना है हर्षवर्धन जो है संस्कृत का महान विद्वान अंतिम बौद्ध राजा था, जो कि संस्कृत से संबंधित महान विद्वान और लेखक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट सवाल है कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना हर्ष चरित्र जो है वह बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाण भट्ट। अगला सवाल 28 नंबर, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो याद रखना हैंडसांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हैंडसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नागानंद नाटक के रचयिता है? बहुत ही शानदार सवाल। नागानंद नाटक के रचयिता जो है हर्षवर्धन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि वातापी इनमें से किसकी राजधानी थी? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना चालुक्य की राजधानी वातापी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य की राजधानी वातापी थी। एकदम ध्यान से जहन से बैठा लेना है। ये सारे सवाल जो है हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पूछा गया है और फिक्स है यही सवाल पूछेगी और पूछने की संभावना 110% है। अगला सवाल है कि किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया गया था? रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? तो यार नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा का गृह चित्रकला विकसित हुआ है? तो यह रखना है अजंता तथा एलोरा की गृह चित्रकला जो है राष्ट्रकूट के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 इनमें से किनके मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ है? बहुत ही शानदार। तक्कोलम का युद्ध जो है वह चोल
और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तकोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखना विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 35 नंबर, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? तो यह रखना जयदेव। गीत गोविंद काव्य की रचना जयदेव के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो यह रखना दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किताबुल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह रखना किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना अल बेरूनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल बेरूनी किताबुल हिंद के रचयिता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो यह रखना है बलबन ने खुद को खुदाई खिदमतगार कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, दिल्ली की किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज की स्थापना किया था? तो याद रखना है दीवाने अर्ज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दीवाने अर्ज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? बहुत ही शानदार सवाल। विरोधों का मिश्रण जो है दिल्ली सुल्तान के किस को कहा है? तो यार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट सवाल होते हैं मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना वही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत यात्रा पर आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? तो याद रखना है राजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम शासक जो कि दिल्ली सल्तनत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? तो याद रखना विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम राजा कृष्णदेव रॉय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव रॉय को माना जाता है। नेक्स्ट वाला कि किस स्थान पर विजयनगर साम्राज्य का खंडहर मिला है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है विजयनगर साम्राज्य का खंडहर बीजापुर में भी मिला है, हम्पी में भी मिला है, गुलमर्गा में भी मिला है, यानी इनमें से सभी में मिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी में मिला है, ऑप्शन नंबर बी खाली हम्पी दिया है। बीजापुर में भी मिला है। अच्छा चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, तालीकोटा का युद्ध जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1565 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं कि बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखना गोल गुंबज का निर्माण जो है मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? बहुत ही शानदार सवाल। कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है बीजक में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से किसे अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? कौन थे अद्वैतवाद के प्रवर्तक? तो यह रखना शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि गुरु नानक देव के जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक देव जो है वह तलवंडी क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तलवंडी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि प्रेम वाटिका की रचना किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही शानदार सवाल। प्रेम वाटिका की रचना रसखान के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
रैपिड फायर स्पीड में हम लोग 100 सवाल देखे हैं, 50 सवाल खत्म हो चुके हैं और 50 सवाल बचा हुआ है। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला सवाल अगला सवाल है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किनके द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत ही शानदार सवाल। चिश्ती सिलसिले का जो स्थापित किया गया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती सिलसिले की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया अभी भी यह सवाल। तो याद रखना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था और उसी को इब्राहिम लोदी को मार करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने किसे पराजित किया था, तो याद रखना इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि पहला अंग्रेज व्यापारी जो जहांगीर के दरबार में आया था उसका नाम क्या था। तो याद रखना पहला अंग्रेजी व्यापारी जो जहांगीर के दरबार में आया था तो उसका नाम था क्या, याद रखना कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस उसका नाम था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचना किया गया था। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा रचना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा की रचना किया गया था। नेक्स्ट वाला कि किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। बहुत ज्यादा बार यह पूछा गया सवाल। जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अगला सवाल है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को इतिहासकारों का स्वर्णिम युग कहा है। इतिहासकारों ने किसके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा है, तो याद रखना जहांगीर के शाहजहां के काल को स्वर्णिम युग कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना बाबर का मकबरा पहले दिल्ली में था, फिर बाद में काबुल यानी अफगानिस्तान ले जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काबुल में स्थित है उसका मकबरा। अगला सवाल है कि किस वर्ष अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट वाला कि शाहजहां का शासनकाल कौन सा था। तो याद रखना शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1628 से 1658 तक शाहजहां का शासनकाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वह रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रायगढ़। अगला सवाल है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ किया था। बहुत ही शानदार सवाल। शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो है वह किसके साथ किया था, तो याद रखना जय सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि किया था शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। तो याद रखना पेशवा के बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। याद रखना है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में पेशवा बाजीराव दूसरा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह विलियम बेंटिंक था। अच्छा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग था। अगला सवाल, भारत के राजस्व एकत्र करने में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो याद रखना है, अस्थायी बंदोबस्त की कार्य प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगभग 1793 में स्थापना किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि किस गवर्नर जनरल का नाम हड़प्पा नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह रखना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 से शुरुआत हुई थी। यह रखना है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुगोली का संधि 1816 ईस्वी में किसके मध्य में हुआ था? तो याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के द्वारा दिया गया था सुगोली की संधि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की नींव किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत जो है इसकी नींव जो है 1835 के मैकाले मिनट से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा का अंत का श्रेय माना जाता है? तो याद रखना 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इसी के सहयोग से सती प्रथा की जो कुप्रथा थी वह समाप्त हो चुकी। ठीक है, तो किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नील कृषकों की दुर्दशा लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दीन बंधु मित्र। ऑप्शन नंबर ए दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया नील दर्पण। नेक्स्ट है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के पिता ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था? तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में जो है शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग दिए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि 1833 ईस्वी में किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। अगला सवाल है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो याद रखना थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय जो है वह आड्यार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यानी मुख्यालय आड्यार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कि मंगल पांडे जिस अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था वह कहाँ के सैनिक थे? तो 32वीं रेजिमेंट बैरकपुर के जो सैनिक थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैरकपुर। नेक्स्ट वाला 77 की 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही शानदार सवाल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन जो है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 1857 की विद्रोह में विद्रोहियों ने अपना नेता किसे माना था? तो पूरे भारतवर्ष में अपना नेता बहादुर शाह जफर को माना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कि किस इतिहासकार ने 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है?
स्वतंत्रता की पहली लड़ाई आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही सवाल कर दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत शानदार सवाल, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत शानदार सवाल। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम दादा भाई नौरोजी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो यह रखना है बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन भारतीय संघ की स्थापना किया था? तो यह रखना है सुरेंद्र बनर्जी। भारतीय संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना है उदारवादी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उदारवादी चरण जो है यह 1885 जो जब से शुरुआत हुई कांग्रेस की, और 1905 जब बंगाल विभाजन हो चुका था उस टाइम तक जो है वह उदारवादी चरण कहा गया था। तो यह रखना है उदारवादी चरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद उग्रवादी आ जाता है। नेक्स्ट 86 नंबर, इनमें से किस नेता को लोकमान्य की उपाधि कहा गया है? तो याद रखना है लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट सवाल है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय कौन वायसराय थे? तो याद रखना बंगाल के विभाजन के समय 1905 में बंगाल के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो यह रखना है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था ढाका में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1906। 90 नंबर सवाल है कि इस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था। तो यह रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। सन 1909 को मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था, स्वीकार कर ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया? शुरुआत हुआ था चंपारण आंदोलन के दौरान, जो कि बिहार में किया गया था। तो यह रखना चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया था। इसी के दौरान ही महात्मा गांधी का एंट्री भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर, इनमें से किसमें समाचार पत्र को जो है गांधी जी ने शुरुआत किया था? तो यह रखना नवजीवन की शुरुआत जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो यह रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? बहुत शानदार सवाल। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो है कैप्टन मोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। अगला सवाल 94, वह नेता जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो यह रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, भीमराव ने तीनों में भाग लिया। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार लिया? उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था?
सन 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष अमेरिका स्वाधीनता का संग्राम घटित हुई थी? तो याद रखना अमेरिका स्वाधीनता का संग्राम जो है 1775 से 1783 के बीच घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? रूस की क्रांति का जनक जो है यह किसे कहा जाता है? तो यार रखना लेनिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन। आज के इस क्लास का अंतिम सवाल, किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीर्ष शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था? तो यार रखना जर्मनी, इटली और जापान ने जो है शीर्ष शक्तियों एक्सिस पावर के प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आधे घंटे में हम लोग 100 सवाल बहुत ही रैपिड फायर स्पीड में देख लिए हैं। ये सारे सवाल में क्या आप भी ज़रूर सोचते होंगे कि ये जितने भी सवाल जो बताए हैं वो सारे सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एग्जाम में यह सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो प्लीज़ ऐसे ही नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको यह PDF चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके जो टेलीग्राम में ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू अगेन।